नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसको स्टार्ट कर दिए हैं। ये सिद्धांत सीटेट में स्पेशली एक पॉइंट सिलेबस के पॉइंट में दिया गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से तो हर साल एक प्रश्न बनता रहता है आपके सीटेट एग्जाम में। सीटेट के साथ सुपरटेट और यूपीटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी चीज़ें अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई और तरीका अगर सही न लगेगा तो कोई और माध्यम आपको खोजा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। पहली चीज इसमें पहला पॉइंट है नैतिकता। नैतिकता मोरलिटी होती क्या है? तो यह वह गुण है जिससे हमें किसी सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में ही नैतिकता को जानता है। जब वो समाज में जाने लगता है ना, तब उसको पता चलता है धीरे धीरे कि नैतिकता और अनैतिकता होती क्या है। एक भाषा में हम नैतिकता का अर्थ आपको बताएं तो वो होता है न्याय के लिए व्यक्तिगत जो भावना होती है ना, वो नैतिकता कहलाती है। अब हर स्टेज में बालक को न्याय के लिए अलग अलग भावनाएं देखने को मिलता है। बाकी चीज़ें अभी मैं आपको कहानी बताऊंगा ना, तो पूरा साफ साफ आपको समझ आ जाएगा कि नैतिकता होती क्या है और हर स्टेज में कैसा वो प्रभाव डालती है। दूसरा पॉइंट है कि कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कोहलबर्ग ने अपने बेटे पे कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिकता समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाले लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये काफ़ी फेमस कथा है इनका, जो कोहलबर्ग का है। कथा है कि यूरोप में एक महिला की मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवा है जिससे शायद इसकी जान बच जाए। तो वह एक रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने की थी। वो एक फार्मासिस्ट ने उस दवा की खोज की थी। दवा बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा जो है मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए उसके पति हिंज उन सबके पास गया जिसके पास जाना था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उनकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवा को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया और दवाई वाले ने कहा कि मैं यह दवा खोजी है तो मैं इसे बेच कर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवा अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। इस कहानी से कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। कौन कौन से? तो एक तो नैतिक दुविधा और दूसरा इनकी क्या इस बात पर थी, तो दूसरा नैतिक तर्कणा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब नैतिक दुविधा को समझते हैं, मोरल डिलेमा इंग्लिश में भी याद रखिएगा। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहलाता है। अब सही या गलत उसको क्या है, अब उस समय जो वो निर्णय लेता है ना, वही उसका नैतिक विकास या नैतिक दुविधा कहा जाता है। वो एक नैतिक दुविधा में उस समय हिंज नामक व्यक्ति था कि वो करे तो क्या करे। उसके बाद उसी को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये 2 पॉइंट उसके सामने थे। अब वो किसको चुनता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद
नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा में मोरल रिलीजम में होता है कि सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी करना चुना और अपनी दवा लाकर अपनी बीवी को दिया, तो चोरी करना उस समय हिंज ने चुना, तो वही नैतिक तर्कणा कहलाता है। अब नैतिक तर्कणा का मतलब कि आपके सामने समस्या आती है तो समस्या का समाधान अब तर्क के माध्यम से ही करते हैं, और तर्क कर कर जो आप निर्णय लेते हैं वही आपका नैतिक तर्कणा कहलाता है। तो हिंज ने चोरी करना जो है सही समझा। उसके बाद यही कहानी जो है जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने बच्चों को सुनाया, अलग अलग स्टेज वाले बच्चों को सुनाया, और उस सुनाने के आधार पर इन्होंने नैतिक विकास को 3 पार्ट यानी 3 स्तर में बांटा, और हर स्तर के 2-2 पार्ट यानी कि 6 अवस्थाएं जो है इनकी हो जाती है। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब पहली अवस्था पर हम चलते हैं। पहली अवस्था को इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने प्राक रूढ़िगत नैतिक का स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था इन्होंने बांटा है पहली अवस्था को। इस अवस्था में क्या कहा जाता है कि इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही या गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरों लोगों के मानने के अनुसार होती है, मतलब ये दूसरों पर निर्भर होता है। इस तरह से आप डायरेक्टली इस बात को कह सकते हैं, नैतिकता का अभाव पाया जाता है पहली स्टेज में। इस स्टेज को 2 पार्टों में बांटा जाता है, आपको पता होगा कि इसको 2 पार्टों में बांटा जाता है, ठीक। इसको 2 पार्टों में बांटा जाता है, कौन कौन से? पहला है कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इसको पनिशमेंट एज ओबीडियंस भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि बच्चे की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। नैतिकता जो है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, मतलब इसमें सजा मिलने का डर रहता है बालक के अंदर। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सजा मिलने का डर रहता है। अगर कोई बालक किसी बालक का चुराता भी है तो उसको डर है कि उसको उसके हमारे टीचर हमें मारेंगे, तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो नैतिकता बालक ये इस समय सोच रहा है कि अगर उसने हिंज ने जो दवा है चुराई है तो पुलिस उसको पकड़ेगी और मारेगी, इस स्टेज में जो है सोच रहा है बालक। बाकी चीज़ें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है कि दंड से बचने के लिए बालक को आज्ञा का पालन करना ही उचित समझता है। तो दंड से बचने के लिए बालक अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करता है, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद साधनात्मक सापेक्ष या तथा उन्मुक्ता इसको कहते हैं, दूसरी अवस्था होती है। पहली स्टेज की लेवल की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही उसके साथ भी खुद भी उसके साथ वैसा ही करो। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन जो है तोड़ दिया। तो ये कौन सी स्टेज में आएगा? तो पहले स्तर के दूसरी अवस्था में, यानी क्रिया आप प्रतिक्रिया का जो है व्यवहार इस स्टेज में आप कह सकते हैं कि सामने वाला जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्तर जो है दूसरा है, और दूसरा स्तर क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, और 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, अतः उसी अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेता है। या आप कह सकते हैं कि दूसरों के जैसा बनना चाहता है इसी स्टेज में बालक, दूसरों का नकल भी करना चाहता है, दूसरों जैसा बनना चाहता है, उसी आदमी के जैसा वो बनना चाहता है इस स्टेज में, रूढ़िगत नैतिकता के स्तर वाले स्टेज में। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि अच्छा लड़का और अच्छे लड़ने बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अपने माता पिता की नज़र में वह अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं ताकि मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने वाली जो विशेषता हो
वो हमारे प्रकाशन में आए, ये चीज़ जो है इस अवस्था में देखने को मिलती है। दूसरी जो है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। अब इस अवस्था में बच्चा जो है कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है इस स्टेज में, यानी कि कानून को मांगते हुए अब वो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है। बाकी दूसरे को अब नकल कर कर वो अच्छा लड़का और लड़की नहीं बनना चाहता है। अब यहाँ से एक पॉइंट उठता है कि आप, उसके पापा बोलते हैं कि आप राजू के श्रीवास्तव जैसा बनिए, मतलब राजू के बेटा जो श्रीवास्तव है उसके जैसा तुम बनो। वो पढ़ता है, तुम खोलते हो, ऐसी बातें जो होती है तो वो इसी स्टेज में आ जाती है, ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें, क्योंकि उसके पास का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो रेड लाइट पार करते हुए इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। यानी कि उसके पापा जो है रेड लाइट क्रॉसिंग कर गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो ऐसा नहीं करेगा, रेड लाइट पार करेगा, वो ऐसी घटना को अब वो नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर तीसरी स्टेज हम आ जाते हैं, तीसरा स्तर। और तीसरा स्तर को भी दो पार्टों में बांटा जाता है और यह 13 से ऊपर की अवस्था हो जाती है, 13 से ऊपर की। पहला पॉइंट, इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या नहीं, गलत है। ये अब यहाँ पर निर्णय, बालक के अंदर नैतिकता आ जाती है, अब उसको सही और गलत का पहचान हो जाता है और वह खुद अपनी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय किसी भी चीज़ को देने लगता है, तो वह उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी बालक के अंतर समस्या आती है, कोई भी निर्णय आता है तो वो खुद अपनी क्षमता के अनुसार उसका जवाब देता है या उस कार्य को करता है, तो वो एक तरह का वो खुद उत्तरदायित्व हो जाता है उसके प्रति और वो बालक के अंदर नैतिकता आ जाती है। और इस स्टेज को 13 से ऊपर की अवस्था इन्होंने बताया है, इसको भी दो पार्ट में बताया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीसरी अवस्था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ दो, मतलब इसमें ये बालक के अंदर ये समाहित हो जाता है कि अगर उस चीज से उस आदमी को या किसी को भी नुकसान है तो उसको तोड़ दो, उस रास्ते से हटा दो। जैसे यहाँ पर अगर रेड लाइट की वजह से जो उसके पापा की जान गई है तो उस रेड लाइट को ही सामने से हटा दो। ठीक, ये सामाजिक अनुबंधन के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ से कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम भी चोर मैं भी चोर तो भला क्यों किसी को बताएं, ये सामाजिक अनुबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद और भी इससे पॉइंट हैं, जैसे इसमें और एक पॉइंट कहा जाता है कि एक दूसरे का स्वार्थ साधने लगते हैं बालक। एक दूसरे का स्वार्थ किस में साधते हैं, तो वह सामाजिक अनुबंधन में साधते हैं कि तुम भी मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारा मदद करूं। ये प्रक्रिया जो है इस सामाजिक अनुबंधन में देखने को मिलती है, अपना अपना स्वार्थ साधने लगते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है, तीसरी स्टेज को। उसके बाद अगला हमारा तीसरा स्तर है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिजिनेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें किशोर दूसरों के विचारों को नहीं बल्कि अपने खुद के विचार खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। तो आत्म प्रेम, देश प्रेम की भावना इसी में आती है। और ये सार्वभौमिक नैतिकता जो होती है ना, ये एक तरह से कहिए कि ये दूसरों का भला चाहने लगते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न काफ़ी बना हुआ था, पिछले एग्जाम का ही आपको एक प्रश्न मैं बताता हूँ। उसमें बना था कि मेजर जनरल सिंह जो हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं और वो टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि टैक्स में पे किया गया पैसा
सरकार जो है फालतू खर्चों पर खर्च करती है। अब वो डायरेक्टली ये सोचते हैं, वो लोगों के बारे में डायरेक्टली सोचने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सार्वभौमिक नैतिकता कहलाता है। सभी के बारे में सोचना, खुद के दूसरों की सेवा में अपनी जो है कुर्बानी दे देना, ये भी जो है सार्वभौमिक नैतिकता के अंतर्गत आती है। तो इतने जो है पॉइंट मैंने आपको बताया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको, और मैं यहाँ से हमारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो भी समाप्त हो गया कोहल वर्ग का। तो ये जितने भी मैंने इसमें पॉइंट आपको बताए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें जब आप इस चीज़ पर प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे तो आपको पूरा साफ साफ ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।